Hello everyone, once again we are here to discuss the new topic that is the heredity, and we will see the another topic that is the inherited traits. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं what is the heredity. The most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. यानी कि जब भी कोई पेरेंट से कोई इंडिविजुअल जब पैदा होता है तो वो उसी के डिज़ाइन का होता है. तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का एक भाग जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था. ऐसा तो हम नहीं हो सकता कि अगर पेरेंट अगर के 2 हाथ या 2 पैर हैं तो उसके चाइल्ड के या उसके ऑफस्प्रिंग के 4 हाथ या 3 पैर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता. दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जैक्ट कॉपीज. सिमिलर वेरिएशन रहेगा लेकिन हम बोल सकते हैं कि कॉपीज डिज़ाइन उसका सेम रहेगा. तो डेफिनेशन की हम जब बात करते हैं तो व्हाट इज द हेरिडिटी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी. तो रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस ऑफ विच द ट्रेट्स एंड द कैरेक्टर्स आर रिलायबली इनहेरिटेड. यानी कि कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. अगर मैं ट्रेट्स और कैरेक्टर्स की बात करूँगा तो जैसे मेरा बॉडी कलर हो गया है, आई का कलर हो गया है, हेयर का कलर हो गया है, शेप ऑफ द बॉडी हो गया है, टॉलनेस है, ड्रॉफनेस है, ऊंचाई या नाटापन जिसको बोलते हैं वो हो गया. ये सारे सब चीज़ वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं, वो ट्रेट्स कहलाते हैं. तो ये हो गया दैट इज हैव अ लुक अबाउट द क्लोजर लुक एट दिस रूल्स. तो रूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स द ट्रेट्स विच हैव कंट्रोल बाय जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होता है. एंड ऑब्टेन बाय द पेरेंट्स इनहेरिटेंस आर कॉल्ड द इनहेरिटेड ट्रेट्स. यानी कि पेरेंट से ही आए हुए जो ट्रेट्स होते हैं उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. इसके लिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल. कुछ हीमोफीलिया डिजीज़ का एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं. आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है. मेल है वो ब्लू कलर से दर्शाया गया है, यानी कि क्रोमोसोम उसके कैसे है, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है. वाई एक छोटा क्रोमोसोम है और एक्स बड़ा क्रोमोसोम है. उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर में, फीमेल में दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है लेकिन दोनों भी बराबर बराबर की लेंथ में है. लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है हीमोफीलिया डिजीज़ वो किस में है, वो फीमेल में है. तो आ जाते हैं, देखते हैं हम कि जो रेड कलर का जो सर्कल दिखाया जा रहा है वो है इन्फेक्टेड फीमेल. अब उनके जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है. 1 by 1 गर्ल दैट इज़ एंड द सेकेंड इज़ 1 by 1 गर्ल अनदर. दैट मीन्स एक अनअफेक्टेड रहेगा, एक कैरियर रहेगा और एक रहेगा अफेक्टेड पर्सन. तो वो कैसा होगा देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर पहला बॉय हम दिखा रहे हैं तो वो बॉय और गर्ल कैसी है, अनअफेक्टेड है. उसमें कोई भी कलर के या उनके क्रोमोसोम्स के अंदर में वो इन्फेक्शन नहीं दिखाया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि वो अनअफेक्टेड है. अब आ जाते हैं गर्ल्स के अंदर में. दूसरा बॉय जो दिखाया जा रहा है उसके एक क्रोमोसोम के अंदर में इन्फेक्शन दिखाया जा रहा है. दैट मीन्स वो लेकिन डिजीज़ नहीं है उसको, ठीक है. उसमें क्रोमोसोम में है इन्फेक्शन लेकिन उसको पूरा डिजीज़ में नहीं है, तो हम कह रहे हैं उसको दैट इज द कैरियर ऑफ द डिजीज़. एंड लास्ट वन द फिगर बॉय इज द फुल्ली अफेक्टेड, ना कि पूरा उसका डिजीज से उसका पूरा रेडनेस दिखाया जा रहा है. तो दैट ही इज फुल्ली अफेक्टेड बाय द डिजीज हीमोफीलिया. तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं पूरी तरह से ये डिजीज़ कैसे वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन होता है. सो स्टूडेंट, देखा आपने किस प्रकार से ये हीमोफीलिया डिजीज़ और द सेक्स लिंक इनहेरिटेड डिजीज़ या ट्रेट्स कैसे वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन पास होता है. तो अब एक दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, अभी इसी से संबंधित है कि एक्टिविटी नंबर 9.1 और फिगर नंबर 9.2 के बारे में हम इसको देख लेते हैं लाइव बोर्ड के माध्यम से. क्या कहती है ये एक्टिविटी. चलो बच्चों, फिर से हम एक लाइव बोर्ड की तरफ रुख करते हैं और देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 9.1 क्या कहता है. ठीक है. ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्या करने का आपको, ईयर्स को ऑब्जर्व करने का स्टूडेंट के. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच लोब. ये आपको देखना है, फ्री और एक अटैच ईयर लोब के बारे में आपको पता करने का है. एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ईच. फिगर नंबर 9.2 ये हो गया. फिगर नंबर 9.2 देखो क्या कहता है. ये फिगर नंबर ए दैट इज 9.2 ए क्या कह रहा है, ये फ्री लोब है. दैट इज द इट इज नॉट अटैच. ये पूरा अटैच है यानी कि फ्यूज्ड है. ठीक है, ये हो गया आपका फिगर. नाउ
फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। क्या करने का है इसमें, आपके उनके पेरेंट्स को भी देखने का है, कैसे उनके ईयर लोब्स कैसे अटैच है या फ्यूज्ड है। कोरिलेट द ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से कंपैरिजन करने का है। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब टाइप। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा इसी को आधारित है, इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब। ठीक है, चलो हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कैसा क्या बोलता है ये। फिगर नंबर 9.2, ए फ्री एंड बी इज द अटैच्ड ईयर लोब। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब, ये इसको बोलते हैं ईयर लोब। यहाँ पे फ्यूज्ड है, यहाँ पे फ्री है। इट इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस, यानी सबके इसके अटैच होता है किसी किसी में, एंड नॉट इन अदर्स, और जिसमें नहीं है तो मतलब ये फ्री है। फ्री एंड अटैच ईयर लोब्स आर द टू वेरिएंट्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ वेरिएंट यानी कि यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है ये फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये दो वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है ये ज्यादा दिखता है, यानी कि दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये डोमिनेंट ट्रेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द ट्रेट्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये रिसेसिव हो गया, ये ज्यादा नहीं है लेकिन ये डोमिनेंट है, ये सबसे ज्यादा दिखता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, चलो हम यहीं बंद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन इन एक्टिविटी हाउ कैसे ट्रेट्स या कैरेक्टर्स, एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है और एक कुछ होता है रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि कुछ को ये ईयर लोब्स, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि फ्री लोब्स होते हैं और जो फ्यूज ईयर लोब्स होते हैं बहुत कम होते हैं, दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर्स। सो स्टूडेंट, our new topic is rules for inheritance of the traits, Mendel's contribution. मेंडल यानी कि उसका पूरा नाम था ग्रेगोर जोनाहन मेंडल, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1884। तो ये बहुत ही मज़ेदार साइंटिस्ट था, इसने बहुत सारी इन्वेंशन किया इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के इसमें। तो ही वॉज एजुकेटेड इन द मोनास्ट्री, यानी कि उसका पूरा एजुकेशन कहाँ हुआ था, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मतलब एक मठ या आश्रम जिसे हम कह सकते हैं। एंड ही वेंट टू द स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द वियना, यानी वो वहाँ साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने कहाँ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गया। वियना कहाँ पे, ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया इज़ इन यूरोप, वहाँ गया। लेकिन हुआ क्या, फेलियर इन एग्जामिनेशन फॉर द टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज ज़ील फॉर द साइंटिफिक क्वेस्ट, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। ठीक है, वो फेल हुआ लेकिन वो निराश नहीं हुआ, लेकिन ही वेंट बैक टू हिज मोनास्ट्री, मोनास्ट्री में वो वापस आ गया एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पी प्लांट्स, उसने पी प्लांट्स को ग्रोइंग चालू कर दिया। बट पी प्लांट की स्टडी के बारे में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया गया, जैसे मैनी अदर्स स्टडीड एंड इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी पढ़ाई किया था, लेकिन इसने कुछ अलग यूनिक करके बताया। इसलिए तो उसने क्या किया, मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज of science and mathematics and was the first one to keep the count of individual exhibiting a particular traits in each generation। यानी उसने एक ऐसा साइंस और मैथमेटिक्स का मिलन करवा दिया और उसमें एक नया एग्जीबिशन प्लांट्स के बारे में या तो उनके पी प्लांट्स के बारे में जो कुछ नया हमें एग्जिबिट हुआ वो उसने दिखाया कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स, अलग अलग प्रकार के ट्रेट्स उसने बताया और उसके काउंटिंग किया, यानी कि उसने साइंस और मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करके वो पेश किया। अंडरस्टैंड? सो दिस हेल्प हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसी से ये जान पड़ता है कि उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का इजाद किया, एंड दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट, we will see these laws of inheritance in our new session, so we will just conclude our topic here only. Okay, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question.
Thank you.